नमस्कार, आप देख रहे हैं समसामयिक विषयों पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम विशेष। मैं हूं दीपक डोभाल। अगर आपने हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म कैच मी इफ यू कैन देखी होगी तो आपको पता होगा कि फ्रैंक एबैग्नल नाम के एक जालसाज ने कैसे बैंक चेक्स की खामियों का फायदा उठाया। अमेरिकी सरकार ने उसे पकड़ा जरूर, लेकिन उसके टैलेंट को जाया नहीं होने दिया। आखिरकार इसी फ्रैंक एबैग्नल की मदद से चेक फ्रॉड्स पर नियंत्रण भी लगाया जा सका। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी दिमाग या तकनीक का इस्तेमाल सही दिशा में हो तो नतीजे पलटते देर नहीं लगती। कुछ यही बात लागू होती है बिटकॉइंस जैसी क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होने वाली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। दरअसल क्रिप्टो करेंसी के चक्कर में ब्लॉकचेन तकनीक ही बदनाम हो गई, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस तकनीक का इस्तेमाल न सिर्फ बेहतर गवर्नेंस के लिए हो रहा है, बल्कि दुनिया भर की इंडस्ट्रीज इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए अपनी अपनी सरकारों पर दबाव भी डाल रही हैं। हम सब जानते हैं कि बिटकॉइंस ने रातों रात कैसे दुनिया की एक बड़ी आबादी को सकते में डाल दिया, और ये सब मुमकिन हुआ उसकी मूल टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन के जरिए। जानकार मानते हैं कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए ब्लॉकचेन तकनीक क्रांतिकारी हो सकती है, और यही वजह है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अपने बजट भाषण में इस तकनीक पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने की बात कही। आज विशेष में बात होगी ब्लॉकचेन तकनीक की। जानेंगे ये क्या है, कैसे काम करती है और कैसे ये भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन में मददगार साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। हाल ही के दिनों में बिटकॉइंस और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज काफी लोकप्रिय हुई। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं, लेकिन इसके लेन देन से जुड़ी तकनीक जो इसके मूल में है, ब्लॉकचेन तकनीक, इसे आधुनिक समय का एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जा रहा है। ये एक तरह का आभासी बही खाता है जिसमें सूचना के लेन देन को उससे पहले ब्लॉक यानी सोर्स से लेकर आखिरी ट्रांजैक्शन तक का हिसाब किताब जुड़ जाता है, यानी सूचनाओं के ब्लॉक्स की एक चेन। आइए जानते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन यानी डिजिटल केंद्रीकृत सार्वजनिक खाता। इसका इस्तेमाल बिटकॉइन समेत किसी भी क्रिप्टो करेंसी लेन देन में किया जा सकता है। दरअसल ब्लॉकचेन आंकड़ों की ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। हर ब्लॉक में उस समय हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। यह पूरी तरह से सार्वजनिक होती है और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करने वाला कोई भी शख्स इसे देख सकता है और पिछले तमाम लेन देन का हिसाब भी जान सकता है। इससे लेन देन का कोई केंद्रीय रिकॉर्ड रखे बिना किसी भी डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने की सहूलियत मिलती है। ब्लॉकचेन एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको आधार बनाते हुए विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस आज विकसित की जा रही हैं। एक आम भाषा में बात की जाए तो ब्लॉकचेन एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यानी कि एक ही रिकॉर्ड जो अलग अलग कंप्यूटर्स में अलग अलग ब्लॉक्स पे एक साथ स्टोर किया जाता है, रिटेन किया जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि कोई एक व्यक्ति मनमाने तरीके से कुछ बदलना चाहे तो वो नहीं बदल सकता, क्योंकि सभी लोगों के पास ये रिकॉर्ड है। हालांकि ब्लॉकचेन कोई नई तकनीक नहीं है। ये 3 अलग अलग तकनीकों का समायोजन है, जिनमें इंटरनेट, निजी कुंजी की क्रिप्टोग्राफी यानी सूचना को कोड में बदलना और प्रोटोकॉल पर नियंत्रण रखने की तकनीक शामिल है। क्रिप्टोग्राफी की सुरक्षित श्रृंखला पर पहला काम 1991 में स्टुअर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोरेंटा ने किया। 1992 में बायर, हैबर और स्टोरेंटा ने इसके डिजाइन में सुधार किया, जिससे कई ब्लॉकों को एक ब्लॉक में एकत्रित करने की अनुमति दी जा सकती है। पहली ब्लॉकचेन को पहली बार 2008 में सतोशी नाकामोतो के किसी व्यक्ति या समूह ने क्रिप्टो करेंसी के लिए इस्तेमाल किया। 2016 में रूसी संघ की केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर आधारित एक पायलट परियोजना की घोषणा की, जिससे ब्लॉकचेन का इस्तेमाल स्वचालित मतदान प्रणाली के लिए किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर आया, कंप्यूटर आपस में सब जुड़ गए तो इंटरनेट बन गया, कंप्यूटरों को आपस में इंटरनेट से जोड़ दिया गया। इसी तरीके से जो लिंक ट्रांजैक्शन हैं उनको अगर एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में जोड़ दिया जाए तो वो ब्लॉकचेन है। वो इसको न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है कि ब्लॉकचेन पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रहा है। विश्व की सारे बड़े सेंट्रल बैंक इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं
और भारत में इस बार के 2018 के बजट में इसके बारे में उन्होंने प्रोविज़न किया है और इसके बारे में भारत सरकार भी अब सजग हो गई है। दरअसल इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल ने लेन देन और सूचनाओं के आदान प्रदान के तरीके बदल दिए हैं। इससे तमाम तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं। डिजिटल भुगतान या सूचना का लेन देन कब हुआ, कैसे हुआ, किसे हुआ भी या नहीं, हस्तांतरण की सुरक्षा, उसकी वैधता, ये सब कैसे पता किया जाए और कैसे जांचा जाए। ब्लॉकचेन इन सब सवालों का जवाब हो सकता है। ये ब्लॉक नाम के अभिलेखों की एक लगातार बढ़ती सूची है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए आपस में जुड़ी है। साइबर सिक्योरिटी को लेकर, बैंकिंग को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर लगभग हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि ब्लॉकचेन की अपनी अलग ही एप्लीकेबिलिटी बनती जा रही है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ब्लॉकचेन आज के संदर्भ में, आज के युग में एक गेम चेंजर है और जितनी जल्दी हम इसके महत्व और उसके पोटेंशियल को समझें उतना ही अच्छा हम सबके लिए होगा। ब्लॉकचेन तमाम लेन देन ब्लॉक का कड़ी दर कड़ी रिकॉर्ड है। इसमें कई लोग एक साथ जानकारी के रिकॉर्ड में प्रविष्टियां लिख सकते हैं। सूचनाओं को यूजर्स का एक ग्रुप नियंत्रित कर सकता है। सूचना का रिकॉर्ड संशोधित कर सकता है या फिर बदल सकता है। ये तकरीबन विकिपीडिया प्रविष्टियों की तरह है जो किसी एक प्रकाशक या किसी एक व्यक्ति की जानकारी पर आधारित या किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। तमाम यूजर्स जिनके पास सूचना जोड़ने की अनुमति है इसमें अपना योगदान कर सकते हैं। हालांकि केंद्रीय डेटाबेस पर विकिपीडिया का नियंत्रण रहता है। लीना शर्मा के साथ ज़ैगब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि ब्लॉकचेन कोई करेंसी नहीं है। ब्लॉकचेन दरअसल एक बेहद आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए क्रिप्टो करेंसीज का लेन देन मुमकिन हो पाया। बिना ब्लॉकचेन के वर्चुअल करेंसीज का लेन देन मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये काम कैसे करता है, आइए अब यही समझने की कोशिश करते हैं। आप जब कभी किसी दुकान पर जाते हैं तो दुकानदार को सामान के एवज में पैसा देते हैं, लेकिन यही खरीदारी जब आप ऑनलाइन करते हैं तो लेन देन यानी ट्रांजैक्शन के लिए आपको बिचौलिए प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पेटीएम वगैरह। इसी तरह जब आप किसी के खाते में पैसे भेजना चाहते हैं तो बीच में बैंक होता है। बैंक आपके खाते से पैसा लेकर दूसरे के खाते में ट्रांसफर करता है और लेन देन से जुड़ी जानकारियों का हिसाब या बही खाता मेंटेन करता है। ब्लॉकचेन दरअसल इसी तरह का एक वर्चुअल बही खाता है। अब ब्लॉकचेन से फ़ायदा ये हुआ कि हर एक यूज़र जो है डेटा बराबर ओन कर सकता है, इसलिए जो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो समय निकलता है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पीयर टू पीयर हम लोग अपडेट हो जाते हैं एक साथ। तो ब्लॉकचेन ये नई टेक्नोलॉजी है जिस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। ब्लॉकचेन तकनीक में बैंक और बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है और पीर टू पीर यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे ट्रांजैक्शन हो जाता है। ब्लॉकचेन दरअसल एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या डेटाबेस है जिसकी जानकारी लेन देन से जुड़े हर नोड या कंप्यूटर या इंसान तक होती है। आमतौर पर बही खाते या रजिस्टर में दर्ज जानकारियां सिर्फ बैंक के पास होती हैं, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीक में लेन देन की हर जानकारी उससे जुड़े नोड्स या यूजर्स के पास होती है। लेकिन कोई भी लेन देन तभी मुमकिन होता है जब चेन से जुड़े लोग ऐसा करने की परमिशन दें। इस तरह ये जानकारी सबके लिए सार्वजनिक होते हुए भी बेहद गोपनीय रहती है। आइए ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कुछ लोगों का ग्रुप आपस में व्यापार करता है। इस ग्रुप में से राम नाम का व्यापारी श्याम नाम के व्यापारी को कुछ पैसे या क्रिप्टो करेंसी भेजना चाहता है। इसके लिए राम और श्याम नोट्स के जरिए जुड़ेंगे। राम श्याम को करेंसी का ट्रांसफर जैसे ही करेगा वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक में दर्ज हो जाएगा। ब्लॉक में दर्ज ये जानकारी व्यापार से जुड़े सभी लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंच जाएगी। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं होगा। अब ये ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, इसे चेक करने के लिए इसे वैलिडेट या मंजूर किया जाएगा। लेन देन का सत्यापन होने के बाद उसकी जानकारी हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक में दर्ज हो जाएगी और आखिर में ये ब्लॉक लेन देन से जुड़े दूसरे ब्लॉक्स के साथ जुड़ जाएगा और यही है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के जुड़ जाने से राम का भेजा पैसा आखिरकार श्याम को मिल जाएगा।
ब्लॉकचेन ये कहती है कि जो जितने भी यूज़र्स हैं, मान लीजिए 1000 यूज़र हैं या 2000 यूज़र हैं, जितने भी यूज़र हैं, वो सब संपूर्ण डेटा को एक साथ ओन करते हैं और बराबर राइट्स के साथ ओन करते हैं। तो मतलब ये है कि मान लीजिए 2 लोग इस डेटा को ओन करते हैं, तो इन दोनों के पास ये सारा डेटा है और जो ये एक डेटा चेंज हुआ, ये डेटा अपने आप इसको भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इन द रियल टाइम हो जाएगा। मतलब इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ये पीयर टू पीयर आपस में एक दूसरे को जान लेंगे। तो इसमें कोई सेंट्रल पॉइंट नहीं होता कि डेटा यूं जाए और वापस आए इधर, बल्कि आपस में एक दूसरे का डेटा ओन कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए ब्लॉक्स को सॉल्व करना बेहद जरूरी है, लेकिन इसमें एक बहुत ही जटिल गणितीय प्रणाली होती है जिसे प्रूव करने के लिए आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करने पड़ते हैं। उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कंफर्म होता है, इसीलिए इसे बेहद सुरक्षित माना जाता है। इंटरनेट पर blockchain.info जैसी कई वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां लॉगिन कर आप ब्लॉकचेन से जुड़ सकते हैं और अपना वर्चुअल वॉलेट या बटुआ जनरेट कर सकते हैं। ट्रांसफर की गई रकम आपके वर्चुअल वॉलेट में ही आएगी। उसके लिए आपको एक एड्रेस भी जनरेट करना होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्लॉकचेन तकनीक केवल क्रिप्टो करेंसी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए वित्तीय प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रियल एस्टेट जैसे तमाम क्षेत्रों को बेहतर बनाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कहां-कहां किया जा सकता है और कैसे-कैसे किया जा सकता है। ब्लॉकचेन तकनीक का संसार बहुत बड़ा है। आमतौर पर यह माना जाता है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और वित्तीय लेन देन के अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कानूनी कागजात, स्वास्थ्य आंकड़े, नोटरी और निजी दस्तावेज सुरक्षित रखने में भी किया जा सकता है। इसके अलावा ब्लॉकचेन का इस्तेमाल सब्सिडी वितरण, भू रिकॉर्ड नियमन और सरकारी योजनाओं का हिसाब किताब रखने में भी किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग क्लाउडेड स्टोरेज, डिजिटल पहचान, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिजिटल मतदान में भी किया जा सकता है। आज सबसे ज़्यादा तो बिटकॉइन में इस्तेमाल हो रही है, जो आधार बन चुकी है इस क्रिप्टो करेंसीज का। नई नई प्रकार की उभरती जो साइबर करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज जैसे रिपल हो गई, इथेरियम्स हो गए, वहाँ पर भी इसको आधारित बनाया जा रहा है। बल्कि हम देख रहे हैं बहुत जल्दी ही अब ये बैंकिंग, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सर्विसेज में काम आने लग गई है। ई हेल्थ में काम इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ तक कि अब हम देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के संदर्भ में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम कुछ विशेषज्ञों की बात सुने तो ये इतनी बड़ा पोटेंशियल है इसकी एप्लीकेशन का कि लगभग हर ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन वर्टिकल के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत तकनीक है जिसमें आंकड़ों के ब्लॉक की एक श्रृंखला होती है। प्रत्येक ब्लॉक में उस समय हुए सभी लेन देन का लेखा जोखा होता है। कई ऐसे विचार और योजनाएं जो ढांचागत कमियों, उच्च लागत, केंद्रीकरण और धीमे नेटवर्क की वजह से अभी तक कारगर नहीं मानी जाती थीं, ब्लॉकचेन तकनीक ने उन्हें काफी हद तक आसान बना दिया है। दुनिया में कई जगह वाणिज्य संपत्तियों को किराए पर देने के लिए प्रॉपर्टी डीलर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल शैक्षणिक जानकारियों के लिए कर रहे हैं। इसके जरिए अमेरिका जैसे देशों में छात्रों, अध्यापकों और कंपनियों को पारदर्शी और सुरक्षित प्लेटफॉर्म मुहैया कराए जा रहे हैं। नहीं, जैसे मैंने बोला कि समाज के और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में, जैसे अभी केंद्रीय मंत्री ने उन्होंने घोषणा की है कि 7 जगहों पर वो एक नए तरीके के सेंटर बनाए जाएंगे और ब्लॉकचेन के बारे में उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में इसके लिए एक सेंटर बनाया जाएगा। तो सरकार अभी चीज़ों को समझ रही है और उसका कैसे इस्तेमाल हो इसके बारे में RBI में हलचल है और कैसे इसके दुरुपयोग को रोका जाए इसके लिए भी बजट में बोला गया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बोला है कि जो बिटकॉइंस हैं ये गैर कानूनी हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अभी हमको एक लंबी दूरी तय करनी है। वित्तीय क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन तकनीक से जुड़े तमाम कामकाज में तेजी से अपना प्रसार कर रही हैं।
फिनटेक कंपनियां वित्तीय सेवाओं के लिए ब्लॉकचेन और ऐप की सहायता ले रही हैं। ये कंपनियां इसके जरिए ऋण देने से लेकर बीमा तक मुहैया करा रही हैं। दरअसल विकेंद्रीकरण और पारदर्शिता की वजह से ब्लॉकचेन तकनीक काफी कारगर साबित हो रही है। लेकिन जहां निजी सूचना का मामला हो और जानकारियां सार्वजनिक होने पर नुकसान का डर हो, वहां इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर भी पारदर्शिता बढ़ाने और साफ सुथरे लेन देन और लेन देन का इतिहास जानने के नजरिए से ये बेहद शानदार हैं। जैगम मुर्तजा के साथ लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्लॉकचेन तकनीक में कुछ चुनौतियां भी हैं? दरअसल देश में वित्तीय लेन देन के बदलते तरीकों और तकनीक के बढ़ते दखल के बीच सुरक्षा जैसे सवाल भी हैं। देश में डिजिटल लेन देन के साथ ही फ्रॉड भी बढ़े हैं। ऐसे में ब्लॉकचेन जैसे विकल्प कितने कारगर हैं, ये समझना भी जरूरी है। देश में सरकार का रुझान डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर है। हालांकि बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी पर सरकार का नजरिया साफ है। सरकार ऐसी किसी भी करेंसी या भुगतान के तरीके को मान्यता नहीं देती जो सरकारी नियंत्रण या नियमन से बाहर है। ऐसे में ब्लॉकचेन तकनीक की कानूनी वैधता पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि सरकार ने माना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल को जायज कामों में बढ़ावा दिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ब्लॉकचेन तकनीक का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन करेगी। नहीं, देखिए, जो आरबीआई ने अपना जो वाइट पेपर जारी किया है उसमें बोला है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करेंगे तो आगे आने वाले समय में वो फ्यूचर है, लोग मानते हैं कि डिजिटल करेंसी का है। जैसे पहले सोने की मुद्राएं चलती थीं, उसके बाद कागजी नोट चलने लगे, उसके बाद फिर प्लास्टिक मनी चलने लगा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अब जो ये बिटकॉइन जैसी करेंसी आई तो लोग बोलते हैं कि डिजिटल करेंसी एक फ्यूचर है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक नई करेंसी बन सकती है। दुनिया भर में तकनीक के दम पर वित्तीय कारोबार तेजी से डिजिटल हुए हैं, लेकिन भारत में इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है। इसकी कई सुरक्षा वजहें हैं और साथ ही जरूरी कानूनों की कमी भी है। डिजिटल लेन देन बढ़ने के साथ ही देश में अवैध शुल्क वसूली, अतिरिक्त शुल्क, धनराशि गायब होने की शिकायतें भी बढ़ी हैं। नागरिक सूचनाओं की चोरी, साइबर उत्पीड़न, औद्योगिक जासूसी, फ्रॉड भुगतान और गैरकानूनी लेन देन के मामले बढ़े हैं। इसी तरह के कई और सवाल हैं, जैसे ई वॉलेट्स गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, इसलिए उन पर बैंकों के नियम लागू नहीं होते और वित्तीय क्षेत्र की तकनीकी कंपनियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के दायरे में हैं। जाहिर है किसी भी अनियमितता से निपटने के लिए कानून का बुनियादी ढांचा नदारद है। बहुत सारी सरकारें, अमेरिका से लेकर के इंडिया तक, मलेशिया तक, हर प्रकार की सरकारें इस समस्या और इस अपॉर्चुनिटी दोनों को देख रही हैं और इसको रेगुलेट करने के लिए क्या किया जाए इसके बारे में बहुत सारी कमेटीज़ लगभग सारी मेजर इकोनॉमीज़ ने बनाई हैं, भारत इंक्लूडेड। थोड़ी सी एक मूलभूत डिफ़िकल्टी होगी क्योंकि ब्लॉक से जो करेंसी छपती है, जो रुपए का नोट छपता है, वो एक जगह छपता है और एक संस्था द्वारा नियंत्रित होता है। सबको पता होता है कि कितना नोट छप रहा है और कहाँ छप रहा है, ठीक है। और नकली नोट है तो तुरंत पता लग जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन ऐसी चीज़ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से जो बिटकॉइन आएगा वो ऐसी चीज़ है जो कहीं भी बन सकता है। मौजूदा कानूनी तंत्र पर नजर डालें तो साइबर कानून के दायरे में कंप्यूटर, इंटरनेट और साइबर स्पेस आते हैं। इससे निपटने के लिए सन 2000 में आईटी एक्ट बनाया गया। इसके जरिए भारतीय दंड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, बैंकिंग साक्ष्य कानून 1891 और रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भी जरूरी बदलाव किए गए। 2008 में आईटी एक्ट में संशोधन किया गया। फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल रोकने के लिए आईपीसी की धारा 463 है। फर्जी वेबसाइट या साइबर फ्रॉड को धोखाधड़ी से जुड़ी आईपीसी की धारा 420 के दायरे में लाया गया है। वेब जैकिंग को आईपीसी की धारा 383 के दायरे में, ईमेल का गलत इस्तेमाल को आईपीसी की धारा 500 के दायरे में लाया गया है। लेकिन तकनीक की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव आ चुके हैं और ये सब कानून नाकाफी हैं। अभी एक ही हमारे पास कानून है, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून। वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा और कंप्यूटर सिस्टम्स को ताल्लुक तो रखता है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग कुछ पहलू ब्लॉकचेन के आप आईटी एक्ट में कवर कर पाएंगे। लेकिन ब्लॉकचेन को लेकर विशिष्ट प्रकार की नई जो चुनौतियां आ रही हैं
उसको डील करने के लिए बहुत जल्दी हमें इनेबलिंग कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में एक स्टेट है जिसने हाल ही में एक नया कानून पारित किया है जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल लीगलाइज कर चुकी है इलेक्ट्रॉनिक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। बैंक के डिजिटल लेन देन कई वजहों से गलत हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश मामलों में ग्राहक की कोई गलती नहीं होती। डेबिट कार्ड और बैंक खाते का हैक होना कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा गलत कैश ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन हुए बिना पैसे कट जाने के मामले भी हैं। इन सब मामलों में कैश ट्रेल यानी भुगतान के रिकॉर्ड की सही जांच या चोरी पकड़ पाना आसान नहीं है। ब्लॉकचेन तकनीक इस पर लगाम लगा सकती है। इसमें हर भुगतान का रिकॉर्ड ब्लॉक में दर्ज हो जाता है और भुगतान की जानकारियों की एक चेन बनती जाती है। लेकिन इससे पहले ब्लॉकचेन को कानूनी वैधता जरूरी है। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि इसमें गड़बड़ी की कितनी गुंजाइश है। लीना शर्मा के साथ जैकब मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। 2 दशक पहले तक हम वित्तीय लेन देन में सिर्फ नकदी का इस्तेमाल ही करते थे, लेकिन जैसे जैसे वित्तीय सेवाओं का स्वरूप बदला, लेन देन के तौर तरीकों में भी क्रांतिकारी बदलाव हुए। इंटरनेट की सुपर कनेक्टिविटी ने वित्तीय सेवाओं में नई तकनीक के इस्तेमाल के नए अवसर खोले और दुनिया के तमाम देशों के साथ साथ भारत ने भी कैशलेस इकोनॉमी बनने की ओर कदम बढ़ा दिए। आइए समझते हैं कि कैसे वित्तीय सेवाओं का स्वरूप बदला और इस वक्त देश में वित्तीय लेन देन का ढांचा कैसा है। दुनिया धीरे धीरे तकनीक के नए युग में प्रवेश करती जा रही है। मेडिकल में बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स हो, साइंस में रोबोटिक्स और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या अर्थव्यवस्था में ई कॉमर्स, नई तकनीकों ने परंपरागत तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। पिछले 2 दशकों में वित्तीय लेन देन के परंपरागत तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। आज देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रहा है। डिजिटल यानी वो प्रक्रिया जिसमें ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पैसे का हस्तांतरण करता है। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजना हो, बिल देना हो या किराने की दुकान से सामान खरीदना, कार्ड या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद से चुटकियों में ट्रांजैक्शन पूरा। आज डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, मोबाइल ऐप्स, नेट बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस यानी ECS, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर यानी NEFT, तत्काल भुगतान सेवा यानी IMPS और प्रीपेड उपकरणों जैसी नई तकनीकों के इस्तेमाल से लेन देन बेहद आसान हो गया है। देखिए, परंपरागत तरीके परंपरा पर आधारित थे। परंपरा कहती थी कि सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर होना चाहिए। तो जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, तमाम सारा सेंट्रल रेगुलेटर है, तमाम बैंक्स को रेगुलेट करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो लेजर सिस्टम था उस पर हमने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। बट अब युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और अब इस ब्लॉकचेन की वजह से बहुत सारे बैंक्स और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंपैक्ट होने वाली हैं। सरकार ने बीते कुछ वर्षों में डिजिटल लेन देन पर खासा जोर दिया है। डीमोनेटाइजेशन हो या GST या ई-वे बिल, इन सब के पीछे नकदी के लेन देन को कम करना सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन डिजिटल लेन देन को आखिर क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है? दरअसल इसकी कुछ ठोस वजहें हैं। डिजिटल तरीके से लेन देन में सबसे बड़ी सुविधा समय की बचत की है। इसके अलावा कैश हैंडलिंग की लागत कम होती है और इसका जोखिम भी कम होता है। व्यक्तिगत स्तर के अलावा इससे समूची अर्थव्यवस्था में नकदी प्रबंधन की लागत भी कम होती है। बेहतर क्रेडिट तक पहुंच और वित्तीय समावेशन सक्षम बनाने की दिशा में इससे लेन देन का रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है। यही नहीं, इससे टैक्स अवॉइडेंस में भी कमी आती है और आखिरकार जाली मुद्रा और काले धन पर अंकुश लगता है। ये हमारे चाहने से नहीं होता है। हम एक टेक्नोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े हुए हैं और जहाँ पर हमको कई बार विवशतापूर्ण तरीके से निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम इकोसिस्टम में सर्वाइव करने के लिए हम उसमें एक स्वेच्छा से शामिल हो रहे हैं कि कंपल्सिव शामिल हो रहे हैं। हम वहाँ पर हम शिकार हैं कि हम वहाँ पर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। वहाँ पर हम लाभार्थी हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। ये सवाल महत्वपूर्ण है। इस वक्त देश में 90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं और ये तादाद हर दिन बढ़ रही है। लोगों के बीच इंटरनेट का दायरा भी उसी अनुपात में बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। किसान क्रेडिट कार्ड हो, भीम ऐप या रुपे कार्ड,
सरकारी योजनाओं का लाभ जनता अपने मोबाइल से ही उठा सकती है। इससे शासन में पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही नई तकनीकों और बदलती दुनिया के साथ देश खुद को बखूबी ढाल पाने में भी सक्षम होगा। इसके अगले चरण के तौर पर अगर सरकार ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों पर अमल करती है तो इससे सरकारी योजनाओं का बिना भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका के आम लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। ऋतु कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।